यू कैन नॉट कंप्रेस द रबर बैंड। बट अगर स्प्रिंग्स का केस लें, दो स्प्रिंग्स को आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस भी कर सकते हो, स्ट्रेच भी कर सकते हो। सपोज ये स्प्रिंग है, आपने इसको स्ट्रेच किया और इसकी पोजीशन इज लाइक दिस। अब देखो, पहले इसकी लेंथ ये थी एंड नाउ इट्स लेंथ इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो कैन आई से इसकी लेंथ में डेल्टा एल का एक्सटेंशन आ गया है। हमने इसकी लेंथ को क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। बाय हाउ मच डिस्टेंस या हाउ मच डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एल का इसकी लेंथ के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गया है। सो वी हैव एक्सटेंडेड दिस स्प्रिंग बाय अ लेंथ ऑफ डेल्टा एल। अगर इन द सेम वे, अगर ये आपके पास स्प्रिंग है, अगर आप इसको इंस्टेड ऑफ स्ट्रेचिंग, अगर आप इसको कंप्रेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपने दोनों एंड्स पे फोर्स लगाया, ठीक है, इस एंड को भी होल्ड किया, इस एंड को होल्ड किया, एंड दोनों पे जो फोर्स था दैट वाज इन अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में यू वर अप्लाइंग द फोर्स। एंड सपोज इंस्टेड ऑफ नाउ स्ट्रेचिंग दिस स्प्रिंग यू वांट टू compress it, तो compress करने के लिए you have to apply the force in this direction and you have to apply the force in this direction। compress करोगे, compress करने से suppose the spring की जो shape है वो कुछ ऐसे हो गई है। तो अल्टीमेटली देखिए, जो स्प्रिंग की लेंथ पहले ओरिजिनली वाज दिस वाज द लेंथ, अब इसकी लेंथ क्या हो गई है, दोनों एंड्स पे देखिए इतनी डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्प्रिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, चाहे आपके पास हेलिकल स्प्रिंग हो चाहे स्पाइरल स्प्रिंग हो। बोथ द स्प्रिंग्स हैव ए प्रॉपर्टी नोन एज इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग्स, जिसकी वजह से क्या करते हैं ये, ड्यू टू विच दे ट्राइज टू रीगेन देयर ओरिजिनल पोजिशन, ड्यू टू विच they tries to regain their original position। अब ये regain करने का मतलब क्या है अभी समझाती हूँ। regain their original position, ठीक है, इसी को आज हमें स्टडी करना है। ये आपके पास स्प्रिंग है, दिस इज इट्स ओरिजिनल शेप। आपने इसको कंप्रेस किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इधर से भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन यू कैन सी अपोजिट डायरेक्शन। अब बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स ये इस पोजीशन में आ गया, दिस स्प्रिंग हैज अचीव्ड दिस पोजीशन, ये कंप्रेस हो गया है। जैसे ही आप क्या करोगे, इस फोर्स को हटा दोगे, यू विल रिलीज दिस स्प्रिंग फ्रॉम दिस फोर्स। जब इस फोर्स को आपने रिलीज कर दिया है, इस फोर्स से इसको, तो ये क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। दिस स्प्रिंग विल डेफिनेटली ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ये अगेन स्लोली इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। तो ये कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द इलास्टिसिटी या ड्यू टू द इलास्टिक नेचर ऑफ द स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है उसका नेचर कैसा है, इलास्टिक, कि आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, इसको कंप्रेस करोगे, ओके ये कंप्रेस हो जाएगा, इसको एक्सटेंड करोगे, ओके ये स्ट्रेच भी हो जाएगा, बट जैसे ही आप उस फोर्स से इसको रिलीज करोगे, इट विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन भी कर लेता है। वो आपके पास अभी 7th यूनिट में डिफाइन करेंगे इलास्टिक लिमिट, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने जो फोर्स लगाया है वो कहाँ तक होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट तक ही होना चाहिए, तभी वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको क्या कर पाएगा, रीगेन कर पाएगा। सो दिस वाज द इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक नेचर ऑफ द स्प्रिंग्स ड्यू टू विच इट ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड डेफिनेटली वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन भी कर लेता है, ठीक है। तो ये था स्प्रिंग्स के बारे में। तो बेटा एक बार अपनी प्रेजेंट एक बार लिख दें आज की क्लास की। आप लोगों ने, मैंने जल्दी जल्दी में क्लास स्टार्ट कर दी है, एक बार अपनी जो भी प्रेजेंट है अपना नाम प्लीज लिख दें और नाम के सामने प्रेजेंट लिख दें। प्रियंका, साक्षी, मुस्कान, कपिल, ओके बेटा।
अब बात करते हैं अब देखो, जो सबसे मेन हमें पढ़ना है कि सपोज ये आपके पास एक स्प्रिंग है, दिस इज अ स्प्रिंग। इसको आपने क्या किया है, एक सपोर्ट से, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, और उसके एंड में आपने क्या किया है, एक मास अटैच किया हुआ है, दिस इज मास एन, एंड यू हैव अटैच्ड दिस मास एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग। अब आपको पता है जब आपने इसको मास अटैच नहीं कर किया हुआ है, ये इसकी ओरिजिनल शेप है, ठीक है। एट दिस पॉइंट दिस स्प्रिंग इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लोड, यू हैव नॉट अटैच्ड एनी लोड टू इट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने लोड अटैच कर दिया है, तो सी यहाँ पे इसकी लेंथ में चेंज आ गया है। ओरिजिनली इफ इट्स लेंथ वाज एल, एट दिस टाइम इट्स लेंथ वाज एल प्लस डेल्टा एल। इसकी लेंथ कितनी हो गई है, एल प्लस डेल्टा एल हो गई है। दैट मीन्स इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एल से क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही आपने इस स्प्रिंग को, ये मास आपने अटैच किया, इस मास का कुछ वेट होगा, वेट कितना है, mg है। तो जैसे ही इसकी स्प्रिंग की लेंथ के अंदर चाहे तो कंप्रेशन आए या फिर क्या आए, कंप्रेस कर दिया है या फिर आपने इसको स्ट्रेच कर दिया है, उस केस में इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो इसको क्या करेगा, इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। दिस फोर्स इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स कब ओरिजिनेट होता है, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो और इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, चाहे वो कंप्रेस करो या उसको स्ट्रेच हो रही हो उसकी लेंथ, ठीक है, चाहे लेंथ में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। सपोज हम ऐसे समझते हैं, ये स्प्रिंग है आपके पास, यहाँ पे आपने इससे एक बॉडी अटैच की है, ठीक है, दिस इज ए, ये इसकी ओरिजिनल शेप है। सपोज आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, दिस स्प्रिंग विल गेट स्ट्रेच्ड इन दिस डायरेक्शन, और इसके अंदर चेंज आ गया है कितना, डेल्टा, ऐसे इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई है। तो इस स्प्रिंग के अंदर जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो या कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, इन दैट केस यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा, एंड व्हाट दिस रीस्टोरिंग फोर्स विल डू, इट विल टेक द स्प्रिंग back to its original position। ये इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा और हमेशा क्या होगी, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके हमेशा ही क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। तो अब देखो, ये रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, तो अब इसको अगर आपको स्ट्रेच करना है या कंप्रेस करना है, तो रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू स्ट्रेच और कंप्रेस दिस स्प्रिंग, यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स। इस रीस्टोरिंग फोर्स का रोल क्या है, टू टेक द स्प्रिंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा ही कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा इसको कहाँ पे लेके जाएगा, अगर ए इसकी मेन पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन थी, तो रिस्टोरिंग फोर्स विल ट्राई टू टेक द स्प्रिंग बैक टू इट्स पोजीशन ए। मतलब मान लो यहाँ तक अगर इसकी पोजीशन थी, तो ये इसको ए पे ले जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको स्प्रिंग को कंप्रेस करना है या स्ट्रेच करना है, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट यू हैव टू डू द वर्क। तो इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो, और मैंने आपको कल भी बताया था कि इस वर्क डन को ये स्प्रिंग अपने अंदर स्टोर कर लेगा, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग को कैसे डिफाइन करोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग is defined as the
एनर्जी एसोसिएटेड with the state of compression or expansion of an elastic spring। अभी मतलब समझाती हूँ क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? जब आपने किसी स्प्रिंग को, ठीक है, ये आपके पास स्प्रिंग है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ पे आपने एक बॉडी अटैच कर रखी है ए, इस बॉडी पे आपने अभी कोई फोर्स नहीं लगाया है। जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, सपोज इस डायरेक्शन में, ये बॉडी की पोजीशन हो गई कहाँ पे, बी पे, आपने इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, तो स्ट्रेच किया मतलब फोर्स लगाया होगा इस डायरेक्शन में, तो ए से बी पे आप ले गए हो, तो इसमें क्या आया है, एक्सपेंशन आया है। तो इस एक्सपेंशन के केस में जो इसके पास एनर्जी स्टोर्ड है इस स्प्रिंग के पास, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज डिफाइंड एज एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग। कि आपके पास एक इलास्टिक स्प्रिंग है, चाहे आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो चाहे आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो जो उसकी स्ट्रेच वाली कंडीशन है, एक्सपेंशन वाली कंडीशन है, ये कंडीशन जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगा के किया हुआ, फोर्स लगाया हुआ है और ए से कौन सी पोजीशन में है, बी पोजीशन पे है, तो इस कंडीशन में जब ये एक्सपेंशन की कंडीशन है, इस केस में दिस स्प्रिंग इज हैविंग विच टाइप ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि दिस स्प्रिंग के अंदर एक और फोर्स है, कौन सा, रीस्टोरिंग का फोर्स, जो कि इसको कहां पे लेके जाएगा, ओरिजिनली इस पोजीशन पे। तो अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हो तो उस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क डन को दिस स्प्रिंग वुड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ऐसे ही सपोज ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है और आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है, कंप्रेस करने के बाद ये कुछ शेप होगी और आपका स्प्रिंग यहाँ पे आ गया, ये पोजीशन है। तो देखिए पहले इसकी पोजीशन थी ये और अब है ये, मतलब आपने इसको इस डायरेक्शन में पुश किया और ये क्या हो गया है, ये आपका कंप्रेस हो गया है स्प्रिंग। तो कंप्रेस हुआ, दैट मींस कंप्रेस हुआ है, तो इस कंडीशन में इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज डिफाइंड एज द energy associated with the state of compression or expansion of an elastic spring। बेटा यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोले। बेटा डिस्टरबेंस हो रही है? हेलो अनु, आपको कुछ डिस्टरबेंस लग रही है क्या? मैम बेटा मैं विजिबल नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया हुआ है और कैमरे को ऑफ किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है अगर कैमरे को ऑन करती हूँ तो नेट कनेक्टिविटी वीक हो जाती है, इस वजह से सिर्फ ऑडियो ही ऑन रखती हूँ, वीडियो को पॉज कर देती हूँ। समझ नहीं आ रहा निशान क्या बोल रहे हो? अब हमें क्या करना है, जो भी स्प्रिंग के बारे में स्टडी किया उसके लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन करना है। सबको स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो विजिबल है? अगर किसी को ना ऑडियो विजिबल हो, वीडियो विजिबल हो, वीडियो विजिबल नहीं होगी, स्क्रीन विजिबल होगा, तो प्लीज बता दे। ये आपके पास स्प्रिंग है, यहाँ पे आपने स्प्रिंग के एक एंड को रिजिड सपोर्ट से टाई किया है और यहाँ पे एक मास अटैच किया हुआ है जिसका कुछ मास है, सपोज m इज द मास, ठीक है, ये ए पोजीशन है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी कितनी होगी और क्या हो रहा है वो देखते हैं। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये स्प्रिंग है ओ ए क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। अब इसके साथ हमने एक, ये जो स्प्रिंग है बेटा, इनको हम नेग्लिजिबल मास का लेते हैं कि इनका जो मास है, ये स्प्रिंग्स है वो कैसे हैं, मासलेस है। ओ को हमने यहाँ पे टाई कर दिया है, फिक्स कर दिया है और एक मास को अटैच कर दिया है ए के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये
स्प्रिंग है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। इसकी कुछ ओरिजिनल लेंथ है, मान लेते हैं इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल है। जब आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, इस डायरेक्शन में करोगे तो कंप्रेस होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, एलोंगेट होगा। तो ये क्या करेगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने की कोशिश करेगा। जैसे ही आप इसको कंप्रेस करोगे, इस डायरेक्शन में आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये रीस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा टूवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन, ये ए वाली। लेकिन अगर आप इसको एलोंगेट करना चाहते हो, ठीक है, एक्सटेंड करना चाहते हो, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा इस डायरेक्शन में, जो कि क्या करेगा, इसको वापस से मेन पोजीशन पे लेके आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर आपने मान लो एक स्मॉल यहाँ पे स्प्रिंग को स्ट्रेच किया या फिर आपने कंप्रेस किया है, ठीक है, चाहे आप स्ट्रेच कर रहे हो चाहे कंप्रेस कर रहे हो, ये आपका जो स्प्रिंग है, दिस स्प्रिंग विल ओबेज द हुक्स लॉ। अब ये हुक्स लॉ क्या कहता है वो देखते हैं। ये हुक्स लॉ ये कहता है कि जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट मतलब सपोज आपने यू हैव अप्लाइड ए फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग इन दिस डायरेक्शन, उस केस में इस स्प्रिंग की लेंथ गोट इंक्रीज्ड, ठीक है। ये लेंथ जो है वो यहाँ तक आ गई है। देखिए ओरिजिनली इसकी लेंथ इतनी थी, अब इसकी लेंथ कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, एक्स का, या एक्स से इसकी लेंथ स्प्रिंग की क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, इस स्प्रिंग को विल टेक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ए, इसको यहाँ तक वापस लाने की कोशिश करेगा। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। एक्स यहाँ पे क्या है, चेंज इन लेंथ या फिर बोल दो डिस्प्लेसमेंट। और बेटा ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहाँ पे आएगा माइनस के एक्स। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम बोलेंगे because this constant is associated with the spring, so this constant is known as spring constant। x यहाँ पे मैंने बताया था आपको क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बेटा f is directly proportional to x का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा यहाँ पे आपका कंप्रेशन होगा, ये x क्या हो सकता है, यहाँ पे तो ये क्या है, एक्सपेंशन है, लेकिन जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये सपोज आप इसको कंप्रेस करके यहाँ तक ले आए, ये आपका अब ए की पोजीशन ये है। ओरिजिनली देखो ए की पोजीशन ये थी, अभी ओरिजिनली ए की, अभी इसकी ए की पोजीशन क्या है, ये, मतलब इतने डिस्टेंस से आपने इसको क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है। तो जितना इलोंगेशन होगा या जितना कंप्रेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रीस्टोरिंग फोर्स के। तो रीस्टोरिंग फोर्स को क्या करना है, अगर ये इतना कंप्रेस हो गया है तो इसको वापस से इस पोजीशन में लेके आना है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन और एक्सपेंशन। तो यहाँ से F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के इज योर कॉन्स्टेंट नोन एज spring constant and x is compression और elongation in the spring। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहे k, तो ये क्या होगा, ये होगा माइनस ऑफ एक्स, एफ एक्स, ठीक है। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स था और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों का रेशियो इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें या यूनिट निकालना चाहे तो क्या होगा, फोर्स की यूनिट इज न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट इज मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। क्लियर है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपका फोर्स का है m1 l1 t माइनस 2, और आपके पास दिस इज डिस्प्लेसमेंट सो लेंथ, तो ये होगा m, ये L1 है माइनस L1 t माइनस 2, तो ये हो जाएगा M1 L0 t माइनस 2। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक स्प्रिंग्स के बारे में, कोई भी प्रॉब्लम हो? निशांत क्लियर है, अमन, अन्नू, ओके बेटा। अब देखो, अभी हमने देखा कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है।
एंड k इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, एफ बाय एक्स। ठीक है, जब हम क्या करें, सपोज आपके पास जो फोर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, जो फोर्स अगर आप ले लो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग के अंदर, चाहे वो कंप्रेशन है चाहे वो इलोंगेशन है, कि 1 यूनिट से आपने स्प्रिंग को क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है, और 1 यूनिट से ही आपने इसको क्या कर दिया है, इलोंगेट कर दिया है, ठीक है, स्ट्रेच कर दिया है। तो दोनों के केस में अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट अगर 1 हो जाए तो उस केस में जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू द फोर्स, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये आपको समझाना था। अब अगर इनके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें, F is directly proportional to X, की restoring force is directly proportional to the displacement in the spring, तो उसके लिए आपके पास ग्राफ आपको पता है कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। If along y axis you are taking the restoring force and along x axis you are taking the displacement, और वो displacement कैसी होगी, स्ट्रेच होगा या तो स्प्रिंग या फिर कैसा होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, तो दोनों ही डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यू हैव टेकन अलोंग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, उस केस में जो आपका ग्राफ का स्लोप आएगा वो कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और यहाँ से आप लिख सकते हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा, चलिए आगे। ओके, अब ये जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, फैक्टर्स ऑन विच spring constant will depend। कौन कौन सा होगा, एक तो जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट विल डिपेंड ऑन द लेंथ, ठीक है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा जो स्प्रिंग है, जो आपने स्प्रिंग लिया है उसका रेडियस कितना है, तो रेडियस आर ऑफ द स्प्रिंग, की स्प्रिंग का रेडियस कितना है। एंड तीसरी चीज, एक तो लेंथ हो गई, दूसरा रेडियस ऑफ द स्प्रिंग हो गया, एंड थर्ड थिंग इज मटेरियल of which this spring is made up of, कि जो ये स्प्रिंग है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उन तीनों चीजों के ऊपर ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा। फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज रेडियस ऑफ द स्प्रिंग, एंड थर्ड इज मटेरियल ऑफ विच दिस स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो एक ग्राफ हमने देख लिया। दूसरा ये है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के। प्लीज ध्यान से समझे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, और जो K है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें, किसके लिए, अगर ये आपके पास K है फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये आपके पास है लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग दैट इज L, और K और L के बीच में रिलेशन कैसा है, दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, और इसके लिए आप क्या लिखोगे, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर है बेटा, आगे चले, कोई डाउट? ओके, एक चीज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इस इक्वेशन से आप क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, restoring force is equal to the minus of kx, k is displacement, x is the k is spring constant and kx is the displacement, that displacement can be in the form of compression or elongation। ठीक है, दोनों ही केस हो सकते हैं, स्प्रिंग को आप कंप्रेस भी कर सकते हो, स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को इंक्रीज भी कर सकते हो। तो ये जो आपके पास फोर्स है, ये फोर्स क्या शो करता है, यहाँ से इस इक्वेशन से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो कंक्लूजन पहली बात तो ये है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, तो ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बता सकते हो क्या होगी रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन। अगर ये आपके पास स्प्रिंग है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है, ए पे ये स्टैंड कर रहा है, अब आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, तो आपको पता है ये इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा इसके अंदर। तो ये मान लो
अब इसकी पोजीशन ये है, ठीक है, पहले ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ चला गया है, तो इतनी लेंथ से ये इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गई एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ इलोंगेशन, ये इलोंगेट हो गया है। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? क्या इसी डायरेक्शन में होगा रिस्टोरिंग फोर्स? नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहाँ पे होगा? मेन पोजीशन की तरफ। इसकी मेन पोजीशन क्या थी? ये थी इसकी मेन पोजीशन, ठीक है, ए पे रहना चाहिए इसको। दिस स्प्रिंग शुड लाई एट दिस पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? इसको वापस से इसकी मेन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट। तो यहाँ से एक चीज तो आप ये लिख सकते हो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दूसरा ये लिख सकते हो कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, मेन पोजीशन की तरफ रहेगा, ठीक है। अब मान लो एक बॉडी है, ठीक है, उसको आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से क्या किया? डिस्प्लेस किया, ठीक है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट आपने किसके अगेंस्ट की है? अगर आपने यहाँ से कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट x ना करके dx की है तो रिस्टोरिंग फोर्स तो इसको इसकी मेन पोजीशन में ले जाना चाहेगा, लेकिन आपने इसके ऊपर फोर्स लगा के क्या किया है कि इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स आपने इसको क्या कर दिया है? dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया है। तो इसमें आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो करना पड़ा होगा, क्योंकि आप फोर्स भी लगा रहे हो और dx डिस्प्लेसमेंट भी है, बट दिस work done on the spring you are doing against the restoring force, because restoring force क्या कहता है कि स्प्रिंग को इसकी मेन पोजीशन की तरफ जाना चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट यू आर डूइंग इन दिस डायरेक्शन। तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने इसके ऊपर वर्क डन भी किया, कितना वर्क डन किया? dw, और dw मतलब वर्क डन, एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ से ये फोर्स मैं लिख सकती हूँ माइनस होगा, क्योंकि दिस फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो ऑपोजिट है किसके? रिस्टोरिंग फोर्स के, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे आ गया माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। अब इस एफ को आप क्या लिख सकते हो? एफ को आप लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा आपके पास के एक्स डी एक्स। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अगर इसको टोटल x डिस्टेंस से अगर डिस्प्लेस कराना हो तो dx प्लस dx मिलके क्या बन जाएगा? कंप्लीट x बन जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? वो होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो dw का इंटीग्रेशन होगा w, और ये आपके पास आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स क्या लगाएंगे कि शुरू में डिस्प्लेसमेंट जब ये अनस्ट्रेच्ड है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन में है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इस टाइम पे? 0 है। तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू कितना डिस्प्लेस करना चाहते हो? x, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 टू x तक आप क्या करना चाहते हो? इसको डिस्प्लेस करना चाहते हो, और किसका इंटीग्रेशन करना है आपको? kx dx का। अब बेटा k तो क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लीजिए, दिस इज 0 टू x भी सीधा लिख सकते हो, दिस इज x dx। अब x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा x स्क्वायर, और 2 से ही क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज x स्क्वायर बाई 2, dx से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा एंड लिमिट इज 0 टू x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? और याद रखिए k बाहर था, तो हाफ k और लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आपका जो वर्क डन किया आपने, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इस स्प्रिंग के, और ये वर्क डन आपने किसके अगेंस्ट किया है? रिस्टोरिंग फोर्स के। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वर्क डन करते हो लेकिन किसी फोर्स के अगेंस्ट करते हो, तो उस वर्क डन को वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर स्टोर कर लेता है, किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ से ये जो वर्क डन है, दिस इज स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बेटा? तो पोटेंशियल एनर्जी ही है वो किसके इक्वल होगी? वर्क डन जो आपने किया, और वो कितना है? हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोले कि जो आपने इस स्प्रिंग के ऊपर वर्क डन किया है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट बेटा? चले आगे।
ओके, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने निकाल लिया कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन एंड दिस इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो हमने किस मेथड से निकाला, कैलकुलस से निकाला, ठीक है। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी सेम जो आपका रिजल्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज गिवन एज हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको हम एक दूसरे मेथड से निकालेंगे बाय द ऑल्टरनेटिव मेथड। मेथड क्या है, मेथड आपके पास ये है कि सपोज आपके पास आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कराया, कंप्रेस कराया, उससे एक्स वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई दिस इज अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स एफ। तो अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो अभी हमने देखा था दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो जो दोनों का ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। और अगर इस स्ट्रेट लाइन को अगर आप एक्स एक्सिस पे ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट को अगर एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दें तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्स। और ये आपके पास यहाँ तक क्या हो जाएगा, फोर्स, मान लो इस पॉइंट को नाम दे दो क्यू, दिस इज ओ एंड दिस इज पी, यही होगा। अब अगर हम इस ट्रायंगल में लें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, ऑफ स्प्रिंग, वो किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ओ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ओपी, इंटू हाइट, हाइट कितनी है क्यूपी, ठीक है। अब देखो आपके पास कितना आ जाएगा, ओपी तो क्या है एक्स, दिस इज 1/2 एंड ये आपके पास जो क्यूपी है, कैन आई से दिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, हाफ एक्स एफ। अब आपको पता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। तो F इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो, F इज इक्वल टू आप रख सकते हो के एक्स। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, हाफ एक्स इंटू के एक्स एंड दिस इज गिवन एज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, आगे चले। अमन कोई प्रॉब्लम है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास, अब हमें कुछ पॉइंट्स को एक बार समझ लेते हैं। ये समझिए आप, यहाँ पे कुछ पोजीशंस बना रही हूँ स्प्रिंग की। ये आपके पास पोजीशन ए है, ठीक है। ये पोजीशन ए थी, ये आप ए से, ए की पोजीशन तो ये है देखिए, और ए से बी पे ले आए हो, इसका मतलब आपने क्या किया होगा, फोर्स लगाया होगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो बी से वापस इसको कहाँ पे लेके जाएगा, ए पोजीशन पे। क्लियर है। अब ये क्या हुआ कि मान लो आपका स्प्रिंग जो है, थर्ड कंडीशन में क्या हुआ कि ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। दिस इज पोजीशन सी, ये पोजीशन सी है, ये पोजीशन ए थी और ये पोजीशन कौन सी है, बी है, ठीक है। इसको समझिए। और फिर वापस से कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है पोजीशन ए पे। तो देखिए बेटा हो क्या रहा है, जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज ड्यू टू द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। ये इलोंगेट हो गया कितने डिस्टेंस से, एक्स डिस्टेंस से। तो उस केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसको वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन ए पे ले जाने की कोशिश करेगा।
तो यहाँ पे जब रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है तो उससे क्या हुआ कि जैसे ही आपने इसके ऊपर से ये फोर्स हटा दिया जो आप इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, जिसकी वजह से आपने इसको स्ट्रेच करके जो फोर्स लगाया हुआ था, जैसे ही आप इस स्प्रिंग को उस फोर्स से रिलीज कर दोगे तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग ए पे ना रुक के अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस कर गया और सी तक पहुंच गया। ठीक है, और इसमें ये वाइब्रेशंस होती रहेंगी, ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे क्या करता रहेगा, अपनी मेन पोजीशन के लेफ्ट राइट क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर एक मोशन क्रिएट हो जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन की वजह से क्या होगा कि जब आपने इसको इस पोजीशन ए से बी पे लेके आए तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने इसको रिलीज किया, फोर्स जो लगाया हुआ था उससे रिलीज किया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ये वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जब ये सी पोजीशन पे आया तो कौन सी एनर्जी में, ए से जब ये सी पे आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। देन अगेन ये सी से बी, तो इस तरीके से ये क्या होता रहेगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कभी काइनेटिक एनर्जी में तो कभी काइनेटिक एनर्जी अगेन पोटेंशियल एनर्जी में क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। और अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर ले किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो जो स्प्रिंग की जो टोटल एनर्जी है उसका जो ग्राफ आएगा वो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ये तो हो गई आपकी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये है, इसको डॉटेड लाइन से बना लेते हैं, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्चुअल में ऐसे बना हो गया, और ये जो स्ट्रेट लाइन आपने दी है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी। तो आप देखिए हर बार जो टोटल एनर्जी है वो स्प्रिंग की क्या है, कांस्टेंट है, और ये टोटल एनर्जी किससे मिलके बनी हुई है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज देखिए, दिस इज सी, दिस इज बी और दिस इज ए, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये ए मेन पोजीशन है, बी एक्सट्रीम पोजीशन है और सी भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। बेटा सुनाई नहीं दे रहा है क्या, वॉइस क्लियर नहीं है क्या बेटा, माइक लेफ्ट राइट हो जाता है बेटा कई बार। अब देखिए ये जो ए पोजीशन है वो स्प्रिंग की मेन पोजीशन है, सी पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। जब आप इलोंगेट करके यहाँ तक ले आए हो तो ये बी पोजीशन, जब आप कंप्रेस करके लेके गए हो तो दिस इज सी पोजीशन, और ए क्या है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, अब देखिए जब आपकी कंप्रेशन वाली जो पोजीशन है, ठीक है, और इस टाइम पे बी तक ओरिजिनल पोजीशन ए है, तो उस टाइम पे इसके पास देखिए कौन सी एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जब आपका स्प्रिंग कंप्रेशन वाली या इलोंगेशन वाली स्टेट में होता है तो उस टाइम पे उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है मतलब बी पे आपने इसको स्ट्रेच कर दिया है, या कंप्रेस करके आप किस पे ले आए हो, इसको सी पोजीशन पे ले आए हो, तो उस टाइम पे देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है उसी टाइम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इन दो पोजीशंस पे मिनिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब है, जब ये आपके किस कौन सी पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। इस टाइम सॉरी ए पोजीशन जो मेन पोजीशन है उस टाइम के इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशंस पे स्प्रिंग के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे काइनेटिक मिनिमम है, तो अगेन दोनों का सम कांस्टेंट। जहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, अगेन दोनों का सम कांस्टेंट। इस पॉइंट पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, तो अगेन क्या है, सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपके पास ग्राफ है किसका, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी इन द स्प्रिंग एट पोजीशन ए बी एंड सी। बेटा इतना काफी है आज के लिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।